नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चर्चा में हमारे साथ मनोज जैन हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के बीरन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के, और अखिलेश जैन हैं, टेक्निकल आईक्यू के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल बीरेन जी आपसे टर्मरिक के ऊपर होगा। सर, टर्मरिक में आप देखिए कि अचानक एक बड़ी तेजी आई है आज। इस तेजी को आप कितना टिकाऊ मानते हैं? काफ़ी समय के बाद, ऑलमोस्ट 8-10 साल के गैप के बाद इसमें काफ़ी अच्छा सा रन तो है। बट जो दिसंबर और अप्रैल के बीच का जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 2200-2400 रुपये का प्रीमियम है। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बाय एंड होल्ड में अगर जल्दी और टिकाऊ तेजी नहीं है तो ये बदला थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। हेजर के लिए काफ़ी अच्छा सेटअप है कि मीन्स फिजिकल लेके सामने अप्रैल फ्यूचर्स बेचा जाए तो डिसेंट कैश कैरी सेटअप बैठता है। अच्छा, ठीक है। आपका व्यू क्या है मनोज जी टर्मरिक पे? टर्मरिक में एक अच्छा करेक्शन हमने देखा था मृत्युंजय जी। उसके बाद जो सपोर्ट्स लेवल थे 12,000 के आसपास के, वहीं से हमने फिर एक बार जो है कीमतों में बढ़त जो है वो आते हुए देखी है। तो हमारा मानना है कि जो तेजी आज आई है ये नेक्स्ट वीक जो है थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है और कीमतें फिर एक बार 13,700 13,800 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे अगर किसी की लॉन्ग की पोजीशन है तो बने रहना चाहिए। यहाँ पे 12,500 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले और 13,700 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रही। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक के ऊपर कि टर्मरिक में आपको करना क्या। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू बीरेन जी आपका टर्मरिक के ऊपर क्या है? लॉन्ग टर्म ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट मुझे दिख रहा है। इसमें बेसिकली जब ये टर्मरिक स्पाइसेस मींस टर्मरिक बोर्ड का जब ऐलान हुआ था शायद 2 महीने पहले, तब से इसमें कुछ स्मार्ट मनी आया हुआ है जो कि पैसिव है शायद, और मैं भी डीप पॉकेट मनी जिसको मैं कहूँगा। तो ये देखते हुए मुझे इसका लंबा सेटअप क्लियरली बुलिश लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखिए और अच्छी तेज़ी के साथ आज की क्लोजिंग हुई है टर्मरिक में, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। लेकिन बीरेन जी जीरे का मार्केट उस तरह से नहीं चल रहा है। जीरा अब जो बड़ी तेज़ी आई थी वो दौर अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। जीरे पर आपका कमेंट क्या है? प्राइमरी रुझान जो अभी मेरी सौराष्ट्र में बात हुई तो सोइंग एक्सपेंशन काफ़ी इम्प्रेसिव है। मीन्स जो प्राइसेस जितने लुक्रेटिव है ये देखते हुए नेचुरली, और वेदर भी काफ़ी कूल हुआ है। अब अगला दिसंबर महीना जो वेदर है वो स्पेशली दिसंबर जनवरी वेदर के हिसाब से काफ़ी क्रूशियल रहता है। अगर अनसीजनल रेन नहीं होता है, कोई कमौसमी बारिश अगर नहीं होती है तो मेरे हिसाब से जीरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना चाहिए। बट वेदर इज नेचुरली ए बिग वाइल्ड कार्ड। तो जो भी ट्रेड जो लोग कर रहे हैं उनको लंबा नहीं सोच के रिस्क मैनेजमेंट अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से करना चाहिए। ओके, ठीक है। ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर। हमारे साथ अखिलेश जैन भी जुड़े हैं। अखिलेश जी, टर्मरिक पर आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? क्या टर्मरिक में टेक्निकली आपको बाइंग का मौका दिख रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। टर्मरिक के चार्ट्स को अपन देखेंगे पोजिशनली, तो यहाँ पे मई से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मई टू अगस्त इसमें एक शानदार हमको रैली देखने को मिला था जो कि अप्रोक्सीमेट 9,000 के आसपास का रैली था। अभी जो रिसेंटली यहाँ पे लो बने हैं अप्रैल वायदा के, वो अप्रोक्सीमेट 13,000 के आसपास बने थे, जो उसका 50% था। तो मुझे लगता है कि जो एक शॉर्ट टर्म बॉटम आउट था वो टर्मरिक वहीं से हो गया था और आज उसने एक रैली के साथ वो चीज को पुख्ता भी करा। मुझे लगता है कि 14,600 इसका एक बार बेस बन गया है। तो कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या हाजिर के व्यापारी है यहाँ पे फ्रेश एड ऑन कर सकते हैं 14,600 का एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखकर। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक ये जो भाव है 15,800 से लेकर 16,200 तक
की टेरिटरी को छू सकते हैं। और फर्दर जो डेवलपमेंट लग रहा है मुझे कि यहाँ से भाव वापस से अपने लाइफ टाइम हाइज जो कि 18,000 है तक को भी छूने का पोटेंशियल रखते हैं। तो बाय ऑन डिप्स करके चले हल्दी के अंदर 18,000 का भाव चला जाएगा। अच्छा। ऐसा चार्ट पे लग रहा है। और फर्दर जो डेवलपमेंट है पोजिशनली वो और भी काफी अच्छे हैं, बट यहाँ पे रिस्क को नो डाउट फॉलो करना है हमको। 14,600 का इसमें एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। और अभी लग रहा है मोमेंटम तेजी का है, तो अभी तेजी बाय साइड में रहना चाहिए। अच्छा, मोमेंटम तेजी का है तो आप कह रहे हैं कि बाइंग के साइड में ही रहना जी चाहिए। बिल्कुल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार पर अखिलेश जी क्या हो रहा है? ग्वार का मार्केट बहुत ही रेंज में है, यूं कहें कि दबाव में ही है, क्या लगता है अभी ग्वार में? कल के शो में भी मैंने मृत्युंजय कहा था कि ये थोड़ा सा यहाँ पे थकान हो रही है, बट ये कहीं निचले भावों पे ही है अपने, और यहाँ पे खोने में ज्यादा नहीं लगता मुझे। आज जो कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी वाला, इसने 5700 के ऊपर क्लोज किया है, मुझे एक पॉजिटिव क्लोज लगता है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट वीक तक ये जो भाव है एक बार 5925 तक के लक्ष्य हमको यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। तो घटे में गंवार को भी बाय करना चाहिए, और गंवार गम भी अगर साथ में लेके चले तो 11,700 के ऊपर अगर बाजार मेंटेन करता है तो वापस से यहाँ से 500 से 600 पॉइंट का अप्रोक्सीमेट 12,200-300 के आसपास हमको लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो दोनों ही कमोडिटी बॉटम के आसपास लग रही है मुझे, खोने में ज्यादा नहीं है, बाय करके काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए, एग्री मार्केट पर बात करने के लिए। मनोज जी, गोल्ड में कोई खास एक्शन नहीं दिख रहा है, आज के लिए कोई ट्रेड लें या अभी रहने दें? आज शाम के सत्र में मृत्युंजय जी यूएस के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आएंगे। वो समय थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन जो अभी जो टेक्निकली स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो शाम के सत्र में अगर कीमतें 61,050 के आसपास आती है तो फिर यहाँ पे बाय जो है वो कर सकते हैं। वर्तमान लेवल पर रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं लगता है, तो थोड़ा डिप में बाय करें। 60,900 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले, एक दायरे का ट्रेड है। 61,400 यहाँ पे लक्ष्य जो है ऊपर की तरफ रखकर चलना चाहिए। अच्छा वीरेंद्र जी, क्रूड पर क्या व्यू है सर आपका? कच्चा तेल भी एक दबाव महसूस कर रहा है। 30 नवंबर को ओपेक प्लस की मीटिंग है, जहां पर उत्पादन को लेकर चर्चा होनी है। उससे पहले क्या क्रूड आपको इसी तरह से दबाव में दिख रहा है या कुछ एक्शन की उम्मीद करें? है ये मीन्स ऊपरी स्तरों पे इसमें बिकवाली आती है। जो बीच में मार्केट डिस्काउंटेड फॉरवर्ड कर्व था, अभी वो वापस कंटिन्यू में आ गया है। बट फिलहाल जो थैंक्स गिविंग हॉलीडे के हिसाब से जो पूरा हॉलीडे माहौल छाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ मंडे के पहले कोई वॉल्यूम खास होगा नहीं, और जो सीरियस मनी है वो तो अभी फिलहाल साइडलाइन है। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर, इस पर भी आप नजर रखें। मनोज जी, जिंक की सप्लाई को लेकर खबर आई है कि सप्लाई कुछ डेफिसिट में पहुंची है। क्या इम्पैक्ट आप जिंक प्राइस पर देख रहे हैं और क्या करना चाहिए अभी? जिंक में दो चीजें हैं। एक तो जो यहाँ पे जो माइंस में सप्लाई के जो कंस्ट्रेंट थे उसके चलते हमने एक तेजी देखी थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एलएमई के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वो बढ़े हैं तेजी से वापस पिछले सप्ताह में। तो उसके चलते जो तेजी बनी थी वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पे जो कल जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए थे यूके और यूरोप के, वो उम्मीद से बेहतर थे। तो वो डेटा यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी दिसंबर वायदा 228 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे अगर थोड़ा डीप आता है 226 के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं 223 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे ऊपर में 230 से 32 का रख के चले। एक दायरे का ट्रेड है, लेकिन लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। तो डिप्स पर बाइंग की राय, इस पर आप नजर रखिए। और जिंक इस वक्त करीब करीब 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम कॉलर भी शुरू करेंगे, आपके सवाल भी। विपुल इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल पूछिए। जी मृत्युंजय सर नमस्कार, मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए। एनजी पे मेरा सवाल है। 263 पे मेरा बाई है दिसंबर। 263 पर आपने बाइंग की है? जी दिसंबर। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या है, मैं होल्ड कर सकता हूँ या, और अगर नीचे आए तो एवरेज कर सकता हूँ या क्या करना है? क्या करें मनोज जी? 263 पर इनकी बाइंग है, भाव नीचे आ गया है, क्या करना चाहिए इनको? पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या शॉर्ट वीक है यहाँ पे यूएस में। हॉलीडे के चलते भी जो डेटा आया था इन्वेंट्री का, उसका सपोर्ट कीमतों में आते हुए नजर नहीं आया। तो नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो है एक्सपायरी भी है, उसके बाद एक रनअप जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है।
तो पोजीशन को होल्ड करके चले। अगर 245 के आसपास मिले तो एक पोजीशन और यहाँ पे ऐड करने की सलाह रहेगी दिसंबर वायदा में। 238 का स्टॉप लॉस लगा लें। नेक्स्ट वीक में कीमतें फिर एक बार 262 तक के स्तर दिखा सकती है, तो वहां पे एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, तो ये आप नज़र रखिए नेचुरल गैस में क्या करना है आपको। अच्छा बीरेन जी, ओवरऑल अगर हमने जिंक की बात अभी की, लेकिन जिंक के अलावा बाकी मेटल के फंडामेंटल आपको कैसे दिखते हैं? कॉपर में मैं सेल साइड की पोजीशन प्रेफर करूंगा। यहाँ सेटअप थोड़ा बेरिश है। डार्क वेयरहाउस स्टॉक मींस जो ऑफ एक्सचेंज स्टॉक रहता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो कैश कैरी आर्बिट्रेज में बदला जो है मींस फिजिकल से 3 मंथ का एलएमई के ऊपर करीबन $90 ऊंचा है, प्रोबेबली हाईएस्ट इन लास्ट 20-25 ईयर। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट दिसंबर हिसाब से 705-708 आएगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हेमंत हैं, पूछिए हेमंत। हेलो जी पूछें। हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछिए। हाँ सर, क्रूड के बारे में वो पूछने का था। अच्छा हनुमंत है आप मुंबई से, क्रूड के बारे में जानना चाहते हैं। क्रूड पर बीरेन जी एक बार फिर से बताएं सर, क्या आउटलुक? क्रूड में सीमित दायरे का कारोबार लग रहा है। इसमें ऑप्शंस के जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं वो किया जा सकता है, मीन साइमल्टेनियस पुट और कॉल ऑप्शन। प्रिसाइज स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से मनोज भाई ज़्यादा प्रॉपर बता पाएंगे। मैं नॉर्मली थोड़ा पोजिशनल या ब्रॉडर टाइम फ्रेम में ज़्यादा काम करता हूँ। ओके ठीक है, तो ये राय क्रूड पर है आपके लिए, इस पर भी आप नज़र बनाकर चलिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मनोज जी, आप जरा बताइए सर, कैस्टर को लेकर कुछ नया व्यू है आपका? कैस्टर में क्या किया जाए? कैस्टर सीड में एक अच्छी रैली बनी थी मृत्युंजय जी, और आज ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आई है, लेकिन नीचे में हमारा मानना है कि 6050-60 के आसपास फिर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ आता हुआ नजर आएगा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो नेक्स्ट वीक अगर 6050-60 के आसपास मिलता है दिसंबर वायदा, तो फिर एक बार वहां पे लॉन्ग करके चलना चाहिए 5980 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 6160-70 तक का रख करके चले। ठीक है, ओके ठीक है। बीरेन जी अब जरा ये बताइए सर, चांदी पर कोई व्यू आपका? सिल्वर में क्या ट्रेड अभी आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए चांदी में? सिल्वर में 1-2 वीक के टाइम फ्रेम से मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्च कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 7500 मीन्स 75,200 के आसपास 1000 का स्टॉप लॉस रहेगा, मीन 76,000 का। नेक्स्ट प्रोबेबली 73,500 73 के आसपास का रहेगा। हल्का सा स्लो मोशन बेयर मार्केट है ये। अच्छा ठीक है, 74,500 के आसपास मार्केट घूम रहा है चांदी का मार्च का वायदा, तो इस पर भी आप नज़र बनाकर चलिए। मनोज जी अभी हमने बात की कैस्टर की, आप जरा बताइए सर, कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए कि आगे के लिए? कॉटन सीड ऑयल केक में भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। हमने कल एक बार कीमतों को 3000 के ऊपर निकलते हुए देखा था, और एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिली थी, और आज यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड के चलते एक मुनाफा वसूली जो है हम कह सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि 2900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कॉटन सीड ऑयल केक दिसंबर वायदा के लिए। तो यहाँ भी अगर मंगलवार के सत्र में फिर एक बार कीमतें 2940 2950 के आसपास आए तो लॉन्ग करें। 2900 के नीचे के स्टॉप लॉस से 3020 का लक्ष्य यहाँ रख करके चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हितेश हैं, पूछिए हितेश जी। नमस्कार सर, मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। अभी 30 नवंबर की ओपेक की मीटिंग के हिसाब से क्रूड में पोजीशन बनाने तो आपकी क्या रहेगी? मनोज जी आप बताइए, ओपेक की मीटिंग के हिसाब से और जो संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं उत्पादन कटौती को लेकर, उसको देखते हुए क्या पोजीशन आप रिकमेंड करेंगे? अभी यहाँ पे ओपेक की मीटिंग को देखते हुए जो व्यू है वो थोड़ा बेरिश लगता है, क्योंकि जो मीटिंग पोस्टपोन हुई है उसके पीछे मुख्य वजह यही है कि ओपेक के जो सारे मेंबर्स है वो उत्पादन कटौती को लेकर के सहमत नहीं है, और उसी के चलते हमने कीमतों में ऊपरी लेवल पे लगातार रेजिस्टेंस बनते हुए देखा है। तो दिसंबर वायदा अभी 6400 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर थोड़ी बढ़त आती है 50-60 रुपए की, तो 6450-60 के जोन में बेचने की सलाह रहेगी। 6550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 6280 तक के जो निचले स्तर है वो छू सकती है नेक्स्ट वीक में, और ट्रेंड यहाँ पे ओपेक की मीटिंग को देखते हुए थोड़ा बेरिश लगता है। ठीक है, धीरज हैं आप हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर, पूछिए धीरज जी। जी
सर, गोल्ड में नीच हुई है अभी। गोल्ड में क्या अपडेटिंग रहेगी? अच्छा, आज के लिए कोई व्यू है आपका बीरेन सर गोल्ड पर? आज के लिए तो वैसे मुझे कोई खास उम्मीदें नहीं है, बट फिर भी कहीं डिप्स मिलता है तो क्लोजिंग पे बाय करके जाना चाहिए, क्योंकि शायद मंडे भी मार्केट फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है इंडिया में। बट फिर भी 2-3 दिन का व्यू है तो क्लोजिंग पे बाय किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल इसका सेटअप बुलिश बना हुआ है। ओके, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। और बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि पाम तेल पर दुनिया के जाने माने ऑयल एक्सपर्ट, एडिबल ऑयल एक्सपर्ट दोराब जी मिस्त्री ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है। आज हमारे साथ वो लंदन से जुड़े थे लाइव, और उन्होंने पाम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पाम का उत्पादन घट सकता है, दाम बढ़ सकते हैं। सुनिए पूरी बातचीत। एक रिपोर्ट आई है सर वर्ल्ड बैंक की, उसमें यह कहा गया है कि अल नीनो की वजह से जो 2 बड़े उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है, और जो प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो 2024 में 2 लाख टन के आसपास रहने की संभावना है, जो कि लास्ट 10 सीजन में के मुकाबले बहुत कम है। मतलब 25 लाख के आसपास ग्रोथ होती थी, वो घट के 2 लाख पर आ जाएगी। इस बात की आशंका जाहिर की गई है। आप एग्री करते हैं सर? आपको भी लगता है कि इतना बड़ा डिप हम प्रोडक्शन में देखेंगे? बिल्कुल, मैं तो कई महीनों से आप जानते हैं कि फोरकास्ट कर रहा हूं कि पाम का प्रोडक्शन नीचे गिरने वाला है, क्योंकि एल नीनो की इफेक्ट हमेशा होती है। आज नहीं, आज से 30-40 सालों से जब भी एल नीनो मौजूद होता है तो पाम की प्रोडक्शन के ऊपर उसका प्रभाव होता है, और प्रभाव नेगेटिव होता है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि 2023 में एल नीनो नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया। अब 2024 में उसकी इफेक्ट आएगी, और मेरा ख्याल है कि इंडोनेशिया का प्रोडक्शन कम से कम 10 लाख टन कम होगा, 1 मिलियन टन कम होगा इस साल के मुकाबले में, और मलेशिया का प्रोडक्शन शायद 1 लाख 2 लाख टन कम होगा। तो दोनों मिलके, और देखिए थाईलैंड में भी इसकी काफी इफेक्ट हो रही है, तो दोनों मिलके शायद दुनिया भर में 15 लाख टन का उत्पादन कम होगा पाम ऑयल के क्षेत्र में। तो ये हमें सावधान रहना चाहिए इसके लिए। और आपको याद होगा मृत्युंजय, आपकी चैनल पे मैंने सितंबर की अंत में बंबई में आपको इंटरव्यू दिया था, जब मैंने फोरकास्ट किया था कि अब मंदी के दिन बीत चुके और धीमी धीमी तेजी बाजार में आने वाली है। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में BMD फ्यूचर्स 4000 की रेखा को तोड़ दी और 4100 4050 तक पहुंच गए, और अब मेरा उम्मीद है कि ये 4000 से भी आगे जाएंगे। हालांकि आज के दिन और अभी इस हफ्ते में शायद थोड़ी मंदी बाजार में आ सकती है, क्योंकि डिमांड थोड़ी वीक हो गई, भाव बहुत जल्दी आगे निकल चुके। ये धीमी धीमी तेजी के बजाय हमने देखा कि 3800 से 4100 तक काफी जोर में बाजार चला, और हमेशा जब बाजार तेजी से चलता है तो इसमें थोड़ी धीमी प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाती है। तो यस्टरडे टुडे हम देख रहे हैं कि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग है, बाजार में डिमांड उतनी नहीं है जितनी की पहले हमने देखी। और हमेशा हिंदुस्तान जैसे बाजार में दिवाली के बाद बाजार में हमेशा हर साल थोड़ी बहुत मंदी आती है। तो हम ये पोस्ट दिवाली टाइम में थोड़ी मंदी देख लेंगे शायद इस हफ्ते और अगले हफ्ते। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दिसंबर महीने में वापस तेजी पाम के बाजार में आने वाली है, और उससे ज्यादा तेजी जनवरी और फरवरी में हम देखेंगे, जबकि पाम का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा सीजनल फैक्टर्स की वजह से, और चाइनीज न्यू ईयर होगा, उसके बाद रमजान की छुट्टियां होगी, और इससे प्रोडक्शन के ऊपर काफी प्रभाव पड़ने वाला है।
ये आपने बहुत डिटेल में बताया सर कि उत्पादन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लिहाजा आप कह रहे हैं कि दाम आगे पाम तेल के बढ़ेंगे। बहुत साफ शब्दों में आपने ये बात कही है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, 2 लाख टन 23-24 में जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो उत्पादन की ग्रोथ है, और कहाँ पे 25 लाख टन हुआ करता था, तो क्या ये फिर एक ग्लोबल, क्योंकि अभी तो हालत ठीक है, लेकिन क्या हम एक बड़े ग्लोबल शॉर्टेज की तरफ बढ़ जाएंगे सर फिर? नहीं, ग्लोबल शॉर्टेज उतनी नहीं होगी, क्योंकि जैसे पाम का उत्पादन कम होगा तो सोयाबीन ऑयल का उत्पादन काफी बढ़ने वाला है। जो पाम का उत्पादन कम होगा उसके बजाय सोया का उत्पादन उतना ही या तो उससे ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए हमें कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। ये तेजी जो आएगी वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद जब साउथ अमेरिका में सोयाबीन का प्रोडक्शन हार्वेस्ट होगा, वो फसल उतनी अच्छी हमारे उम्मीद से लगती है कि उससे पाम की शॉर्टेज को कवर कर देंगे और कंज्यूमर को ज्यादा उतनी हानि नहीं होने वाली है। जब आप ये बात कह रहे हैं कि जनवरी से अप्रैल के बीच पाम में तेजी चलेगी, तो आपके दिमाग में क्या टारगेट चल रहा है सर पाम ऑयल का? कहां तक भाव जा सकता है? मैं पहले भी मैंने बताया है कि पाम के दाम 4,500 यानी कि आज से करीबन 10% ज्यादा बढ़ सकते हैं। 4,500 रिंगित पर टन आज भाव चलता है करीबन 4,000 रिंगित। 10% की तेजी तो जरूर आएगी पाम में। आसपास की तेजी आप कह रहे हैं कि जरूर आएगी पाम में। एक सवाल सर आपसे ये, चूंकि इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का और मलेशिया और इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट करता है ज्यादा, तो भारत के इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? और क्या ये मानकर चला जाए कि भारत में भी पाम तेल के दाम जनवरी, फरवरी, मार्च में बढ़ने वाले हैं? जरूर बढ़ेंगे पाम तेल के दाम, लेकिन उसके सामने और तेलों के दाम थोड़े कम भी हो सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन ऑयल या तो मस्टर्ड ऑयल, उसके दाम थोड़े कम भी हो सकते हैं। बेसिकली मेरा मानना है कि कंज्यूमर को उतनी ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। हमारी सरकार ने भी ये पूरा इंपोर्ट का जो माहौल है वो काफी अच्छी तरह हैंडल किया है आज तक, और करते रहेंगे, क्योंकि इनको भी चुनाव फेस करने हैं, इलेक्शन है, तो इनको देखना है कि इन्फ्लेशन के ऊपर इनका बहुत ज्यादा काबू, बहुत अच्छा कंट्रोल रहे। तो मैं सोचता हूं कि ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, किसानों के लिए भी अच्छा है, और कंज्यूमर के लिए उतनी ज्यादा तकलीफ ये लाने वाला नहीं है। और इस आज के दिन मैं ये भी मौका लेता हूं कि आपके दर्शकों को नया साल मुबारक करता हूं। तो आप सुन रहे थे दुनिया के जाने माने एडिबल ऑयल एक्सपर्ट दोराब जी मिस्त्री को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ से 10% तक पाम तेल के दाम बढ़ सकते हैं। कि उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन मार्केट पर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी तेलों की सप्लाई ठीक ठाक है और उससे पहले हमने काफ़ी इंपोर्ट कर लिया है, तो लिहाजा कोई बड़ा इम्पैक्ट रिटेल में इंडियन मार्केट में नहीं पड़ने वाला।